उधर से सलूर को बात है। मुझे बता रहा हूँ बता देता हूँ ये व्हाट्सएप में उसमें कैसे करूँ व्हाट्सएप पे हाँ हाँ वो आपको इंटरनेट ऑन करके ना वहाँ से व्हाट्सएप की वेबसाइट ओपन करके उसमें व्हाट्सएप लिखूँ सलूर को कर दें एक बार मुझे बताया वो नहीं नजर आ रहा सामने है या वासी को गेम कर यार वो किधर बात है 1 मिनट में मैं को कनेक्ट करके आ रहा हूँ। ये भी आपको वो आया तो है वैसे जिसमें आप 12 से कनेक्ट करते बस आधे घंटे की क्लास अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटा? आज हम गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले आप गज़ल नंबर 1 पढ़ चुके हैं और तमाम पैटर्न का आपको अच्छी तरह से पता है कि पैटर्न का ख्याल किस तरह से रखना है। और इसके आपने जैसे आपने ये गज़ल पढ़नी है, इसके ज़्यादा बेटा आपने मफ़हूम और रेफरेंस की तैयारी अच्छी करनी है। मफ़हूम और रेफरेंस की आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है और पूरे पैटर्न के साथ सादा शीट्स पर आपने लिखना है, क्योंकि लिखे बगैर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। और तशरीह जिस तरह से पहले पैटर्न आपको समझाया गया है, कितनी लाइंस की होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, उसी तरह से 10-12 लाइनों की आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है, रूह व जुल्फ पे जान खोया किया। ये आप सब निकाल लें। पेज नंबर 131 जी। जब ये है ना अपने आइडेंटिटी करना जी जी। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश 1764 में पैदा हुए, 1846 में वफात पाई। नाम हैदर अली और तखल्लुस आतिश था। इनको अंडरलाइन कर लें। आपको इससे पहले भी समझा दिया गया था बेटा कि ये तमाम इसका जो तारफ़ है शायर का, या आपके MCQ हैं। आप फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली के एक महज़ूज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शुजाउ दौला के ऐद में दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद आ गए। शुजाउ दौला को अंडरलाइन कर लें। अभी आतिश सगीरे सिन थे कि वालिद वफ़ात पा गए, इन कम उम्र थे, इसलिए इनकी तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से ना हो सकी। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी ख़ान की मुलाजमत अख्तियार कर ली, उनके साथ लखनऊ आ गए। शायरी में मसफ़ी की शागिर्दगी अख्तियार की। इसको अंडरलाइन करें, ये MCQ बोर्ड में आ चुका है। आपके अपने हमअसर शायर इमाम बख्श नासिक से कई अदबी मार्के हुए। आप कलंदराना यानी कि सादा मिजाज के हामिल थे, सादा मिजाज रखते थे, इसलिए किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए। आतिश गज़ल वो शायर थे
गज़लें कहने वाले, इनकी गज़लों में तो गज़ल गोई की बेशतर खूबियाँ पाई जाती हैं। वो भी अपने ज़माने के दीगर शोरा की तरह शायरी को शायराना सनाई, मिर्साकारी और अल्फाज की नगीनाकारी कहते थे। ताहम आतिश के आमियाना और सत्यानापन यानी बाजारीपन और आम होनापन दिखाई नहीं देता था, जो इस वक्त लखनऊ के शरा में जा बजा यानी हर जगह नज़र आता था। आतिश के कलाम में फ़िक्र गना, सादगी, तवक्कल, भरोसा, तसव्वुफ, सोच फ़िक्र, दुनिया की बेसबाती, कनाअत पसंदी, सब्र, दरवेशाना रंग यानी सादगी और अखलाकी मज़ामीन बकसरत दिखाई देते हैं। इनकी गज़लों में तगज़ल, रजाइयत, सादगी और सलासत, नादर तशबीहात, इस्तारात, उम्दा सनाओ गदा, रंदाना मौज़ूआत और आतिश बयानी की खुसूसियात पाई जाती हैं। आतिश की तसानीफ़ में इनका कुलियात ही अहम है, जिसमें इनका वो सारा कलाम शामिल है जो मुख्तलिफ असनाफ़ सुख़न की सूरत में मौजूद है। बेटा आपने इसमें से जो आपने लाइनें मार्क करनी है, आतिश गज़ल को शायर थे और लाइन नंबर 4 इनकी गज़लों में तगज़ल, रजाइयत, सादगी और सलासत, नादर तशबीहात, इस्तरात, ये लाइन जो है आपने एंड तक यानी पाई जाती है एंड तक मार्क कर लें। इतना काफ़ी है। इनकी जो आप शेर से पहले जो शायर के बारे में जो चंद एक लाइनें या जुमले लिखने होते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनके बारे में ये बात मशहूर है कि ये शोला बयां और बहुत ज़्यादा जज्बाती किस्म के शायर थे। गज़ल के मानी औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। गज़ल की तारीफ, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये पहले भी मैंने आपको समझा दिया हुआ है, आपकी बुक में मार्क करवाया हुआ है, आगे भी आपको दोबारा बता दिया जाएगा। आतिश का ताल्लुक उस दौर से जब गज़ल अपने इब्तदाई दौर में थी। उस दौर में गज़लें बहुत मशहूर हुई, तो आतिश का अंदाज़ बयान जो था बहुत ही सादा सा है। इसके अल्फाज बहुत सादा हैं और बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। रुख व जुल्फ़ पे जान खोया किया, रुख व जुल्फ़ पे जान खोया क्या, इसको पढ़ना है। अंधेरे उजाले में रोया क्या, रुख जुल्फ़ पे जान खोया क्या, रुख जुल्फ़ महबूब का चेहरा और बाल, जान खोना जान कुर्बान करना, अंधेरा उजाला दिन रात। गज़ल का शेर नंबर 1 इसका मतला है। मतला के मानी तलू होने की या निकलने की जगह के हैं। गज़ल के मतला जो होता है हम रदीफ और हम काफिया होता है। इसमें जो काफिया अल्फाज हैं वो किया है। किया से पहले, रदीफ से पहले हमेशा काफिया आता है। काफिया, खोया, रोया, ये काफिया अल्फाज हैं। इनको मार कर ले काफिया हम आवाज अल्फाज। इसका मैं अब मफ़हूम आपको समझाती हूँ। रुखो जुल्फ़ पे जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया, यानी कि महबूब के हुस्न पर फरीफ्ता होकर जान देकर दिल खो दिया, फिर तमाम उम्र रोना पड़ा। अंधेरे उजाले में यानी फिर मेरा काम दिन रात रोना है। ख्वाजा हैदर अली आतिश गज़ल गो शायर थी। इनकी गज़लों में सादगी, सलासत के अलावा तशबीहात, इस्तरात और आतिश बयानी की खुसूसियात पाई जाती हैं। इनका कहना है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिस पर किसी का अख्तियार नहीं है। ये वो जज्बा है कि जिस पर किसी का अख्तियार नहीं है। एक ऐसी आग है जो लगाने से न लगती है न बुझाने से बुझती है। वो कहते हैं कि मेरे महबूब के नक्श नगार, चेहरा और जुल्फ़ें, चेहरा बहुत रोशन है दिन के उजाले की तरह और जुल्फ़ें रात की स्याही की तरह काली हैं। तो मैं अपने महबूब की खूबसूरती, उसके हुस्न में खोया रहता हूँ। मुझे अपने महबूब के हुस्न में हर वक्त मगन रहना पड़ता है, लेकिन मुझे इस तारीफ से कुछ हासिल नहीं है। मैं उसकी याद में दिन रात तड़पता रहता हूँ, रोता रहता हूँ और इस तरह मेरी उम्र बेकारी में गुजर गई है। बेटा इसमें शायर ने अपने महबूब के चेहरे को दिन के उजाले और उसकी जुल्फ़ों को रात की स्याही से तशबीह दी है। और शायर अपने महबूब के इश्क में मुब्तला है, उसके हुस्न पर मर मिट चुका हुआ है और अब उसको याद करके उसकी याद में रोता रहता है। इसमें रेफरेंस हम हुए, तुम हुए, के मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए।
सेकंड शेर, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया किया। बस खूबियाँ दंदाने यार महबूब के दांतों की, वस्फ़े दंदाने यार महबूब के दांतों की खूबियाँ। मोती परोना मुहावरा है, इसके मानी तारीफ करना के। मैंने अपने महबूब के दांतों की तारीफ में मोती पिरोए, यानी कि इसका मफ़हूम जो है, मेरा कलम हमेशा महबूब के दांतों की तारीफ में मोती पिरोता रहा। ख्वाजा हैदर अली आतिश गज़ल गो शायर थे। इनकी गज़लों में सादगी, सलासत, ये वाली लाइनें आपने एक जैसी रखनी है, मार्क कर लेनी है और इनको फिर आपने इसी तरह से याद रखना है। जो तशरीह है, सबसे पहले आपने मफ़हूम को एक्सप्लेन करना है। पहली जो आपका पैराग्राफ बने उसमें आपने मफ़हूम पे ज़्यादा फोकस रखना है। मफ़हूम की 2-4 लाइनें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और उन्हीं लाइनों के अकॉर्डिंग आपने तशरीह लिखनी शुरू करनी है। अब सबसे पहले आप मफ़हूम की सेंस में तशरीह करें कि इस शेर में शायर ने महबूब के दांतों को मोतियों से तशबीह दी है और कहता है कि जब इसके दांतों की खूबियाँ लिखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसा मेरा कलम मोती परो रहा हो। मोती परोना एक मुहावरा है। आपको कहें कि आप अपनी वीडियो दोबारा ऑन ना करना, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। ऐसे बोले आप। ठीक है हुज़ैफा बेटा, आपने अपनी वीडियो दोबारा ऑन नहीं करनी, नहीं तो मैंने आपको ब्लॉक कर देना है। ओके ठीक है। मोती पिरोना बेटा मुहावरा है, आपने इसी तरह से तशरीह में लिखना है और इसके मानी तारीफ करना के हैं। तो शायर अपने महबूब के दांतों की तारीफ में हर वक्त मोती पिरोता है। आगे कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा किया वक्त सोया किया। कहूँ यानी मैं आपको क्या बताऊं, क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, कि मेरी उम्र कैसी गुजरी। मैं जागा किया यानी मैं जागता रहा, वक्त सोया किया यानी मेरा नसीब, वक्त, किस्मत सोती रही। शायर इस शेर में आतिश जो हैं वो अपनी किस्मत का जिक्र कर रहे हैं, अपनी बदनसीबी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी उम्र कैसी गुजरी है। मैं सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को बदलने के लिए जागता रहा और मेरा नसीब सोता रहा। मेरी किस्मत ने, मेरे नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया। यानी अगर किस्मत साथ ना दे तो इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो शायर भी अपनी बदनसीबी का जिक्र करते हुए यही कह रहा है कि मैंने सारी ज़िंदगी, ये नहीं कि मुझे ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं आता था, तरीका नहीं आता था और मैं अपनी ज़िंदगी को बनाने संवारने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी। रही सब्ज बेफिक्र किश्ते सुखन, ना जूता किया मैं ना बोया किया। रही सब्ज हरी भरी बेफिक्र बेफिक्री में किश्ते सुखन शायरी की खेती, ना जूता किया ना बोया किया, ना मैंने जूता और ना ही बोया। इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरी शायरी की खेती बेफिक्री में हमेशा सरसब्ज रही है, मुझे शायरी के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी। आतिश अपनी शायरी के बारे में बात कर रहे हैं इस शेर में। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और इनको शेर कहने की सलाहियत अल्लाह ताला ने अता की है। बड़ी खूबी है कि मैं अपनी शायरी की खेती को लफ्ज़ों में हरा भरा रखता हूँ, मेरे लफ्ज़ों में बड़ी तासीर है और इसलिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी शायरी लोगों के दिलों में घर कर जाती है। मुझे शेर कहने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। शायर शेर में अपनी शायराना फ़िक्र की तारीफ़ कर रहा है। कहते हैं कि मैं बग़ैर सोचे ही फ़ौरन शेर कहता चला जाता हूँ और मुझे इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। अब जिस तरह बाकी लोग सोच सोच कर शेर लिखते हैं, मैं बग़ैर सोचे ही शेर कहता चला जाता हूँ। ब्राह्मण को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। ब्राह्मण हिंदू ज़ात, हसरत उम्मीद, खुदा ने बुतों को ना गोया किया, बोलने की सलाहियत अता नहीं की।
ब्राह्मण हिंदुओं में ऊंचे दर्जे की ज़ात जो कि बुत प्रस्त हैं और हर वक्त बुतों की पूजा करते हैं। इसके मानी मैंने आपको बता दिए हैं। मानी के बाद आप इसका मफ़हूम, ब्राह्मण को बातों की हसरत रही मगर खुदा ने बुतों को बोलने की ताकत सलाहियत अता नहीं की। ब्राह्मण हिंदुओं की सबसे ऊंची दर्जे की ज़ात है जो कि बुत प्रस्त है। इंसान जिस चीज़ की भी पूजा करता है इसके बारे में इसका दिल चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके करीब रहे, जिससे मोहब्बत करता है तो अपने दिल की बात उससे कहना चाहता है और उसके अपनी मोहब्बत के बारे में कोई उसकी आगे से ख्वाहिश पूरी हो, उसका दिल चाहता है कि महबूब उसकी बातों का जवाब दे। तो शायर कहता है कि मेरा महबूब बिल्कुल बुत की तरह है। जिस तरह ब्राह्मण बुतों की पूजा करते हैं, हर वक्त उनसे अपनी आरजुएं बयान करते हैं, अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं, इसी तरह मैं भी अपने महबूब से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। लेकिन मेरा महबूब मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं देता। शायर ने अपने महबूब के लिए बुत का इस्तारा इस्तेमाल किया है और शायर कहता है कि मेरा महबूब भी बिल्कुल एक बुत की तरह है जो मेरी बातों का जवाब नहीं देता। मेरी महबूब की तरफ से कभी कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। शायर की ख्वाहिश है कि जिस तरह वो अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करता है, इसी तरह से उसका महबूब भी उससे मोहब्बत का इजहार करे और उसकी दिल की बातें सुने। इसके लिए रेफरेंस, क्यों सुने अर्ज मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। शेर नंबर 6। मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा वो अशकों से हाथ अपना धोया किया। गम खाना मुहावरा है। इसके मानी है गम, दुख दर्द बर्दाश्त करना, अशकों आंसुओं, हाथ धोना। जिसको गम खाने का मज़ा पड़ जाए वो अपने हाथ अशकों से धोता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश इस शेर में कहते हैं कि अगर इंसान किसी चीज़ का आदी हो जाए, उसको आदत हो जाए, तो फिर वो उसके बगैर नहीं रह सकता। जिस तरह शायर को गम खाने की आदत पड़ गई है और गम सहने की आदत हो गई है, इसे गम सहने में मज़ा आता है और वो गमों का इस कदर आदी हो चुका है कि गमों के असरात इस पर ज़ाहिर नहीं होते। गम खा खा कर उनमें मज़ा आने लगा है, गम सहने का भी मज़ा है। तो शायर कहता है कि गम को सहने और दुखों के साथ ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ आता है। वो सारी ज़िंदगी रोने धोने में गुजार देता है। इसकी ज़िंदगी से हर वक्त, इसकी आंखों से हर वक्त आंसू बहते हैं, इसलिए अब वो आंसुओं से ही अपने हाथ धोता रहता है। इसका दूसरा मफ़हूम यह है कि जो लोग गम सहने के आदी हो जाते हैं और इसलिए दुख और सदमे में बेमानी होकर रह जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं, गम इन पर असर नहीं करता। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। शेर नंबर 7। ज़नख़दां से आतिश मोहब्बत रही, कुएं में मुझे दिल डुबोया किया। मफ़हूम इसका, ज़नख़दान पहले मानी लिखें आप लोग, महबूब की ठोड़ी, कुएं में मुझे दिल डुबोया किया। दिल डुबोना, ए ए आतिश, इसके मफ़हूम लिखे हैं, आतिश मुझे महबूब की ठोड़ी में पड़ने वाले गड़े से बहुत मोहब्बत है। डिम्पल जो महबूब की ठोड़ी में पड़ता है, मुझे मेरे दिल ने एक कुएं में डुबो दिया है। ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है और उसकी ठोड़ी में एक गड़ा है और मैं उस गड़े पर, यानी कि एक डिम्पल है, उस पर मैं मर मिटा हूँ और वो उस डिम्पल को, उस गड़े को, महबूब की ठोड़ी में पड़ने वाले को एक कुएं से तशबिया दे रहे हैं कि जिस तरह कोई शख्स कुएं में गिर पड़े तो उससे उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, इसी तरह मैं भी अपने महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। अब अपने महबूब की ठोड़ी पर मर मिटा हूँ, तो अब इस कुएं से निकलना मेरे बस में नहीं है। हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं,
बैठा था इसके पास, अब मेरा दिल वहीं रहा। बेटा आपने ये तमाम तशरीह जो है आपके नोट्स में लिखी हुई है, उसके मफ़हूम भी लिखे हुए हैं। आपने एक सादा शीट पर सारे मफ़हूम और पैटर्न के साथ लिखने हैं और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि मार्कर का इस्तेमाल, जैसे आपको पहले क्लास में भी समझाया गया था और अब भी दोबारा आपको समझा रहे हैं कि आपने मफ़हूम और पूरे पैटर्न के साथ प्रैक्टिस करनी है। मफ़हूम बहुत अच्छे याद होंगे, मानी इसके याद होंगे तो आप तशरीह कर पाएंगे। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जितनी ज़्यादा आप अच्छी तशरीह करेंगे, मफ़हूम अच्छा याद होगा तो तशरीह अच्छी याद होगी। बाकी जो आपके गज़ल नंबर 1 है उसको भी आप साथ साथ याद करें। जितना मवाद आप पहले याद कर चुके हैं, अभी पेपर के लिए आपके पास सिलेबस चला गया हुआ है और कुछ वीडियोस जो हैं चैप्टर्स की वो आपके उस पर लग चुकी होंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पेपर पैटर्न का आपको अच्छी तरह से पता है, तमाम चीज़ों के मार्क्स आपको पता है और इन चीज़ों के लिए आपने इसकी पूरी पूरी तशरीह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तशरीह को आप अच्छी तरह से पढ़ें। तशरीह पढ़ने से आपके जहन में वो जितने पैराग्राफ क्लियर हों, आपने मफ़हूम के सेंस में उसको तशरीह करना है। इसके सवाल जवाब, इसके MCQ, सब चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है। मोहसिन भाईजान आप और हारिस अवैस रज़ा, बेटा आप इसको ऑफ कर दें, नहीं तो आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके तमाम क्वेश्चन आंसर आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इनको देखें, इनको पढ़ें। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में खतूत और आपके दरख्वास्तें दी गई हैं, मुकालमे दी गई हैं, बी का पोर्शन है वो आपने क्लास में अच्छी तरह पढ़ लिया हुआ है, उनको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनको अच्छी तरह याद करना है और उनको लिखने में सिर्फ उनके पैटर्न देखकर तैयारी करनी है, बाकी चीज़ें लिखनी नहीं है, बाकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। शायर ने हमेशा किसके बस लिखे? शायर ने हमेशा महबूब के दांतों के बस लिखे। शायर ने हमेशा किसके बस लिखे? दंदाने यार के। शायर की उम्र कैसे बसर हुई? शायर जागता रहा और उसका नसीब सोता रहा। शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में क्या कहा है? शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में कहा है कि मेरी किश्ते सुखन यानी शायरी की खेती बेफिक्री में हमेशा सरसब्ज रही। ब्राह्मण को किस बात की हसरत रही? ब्राह्मण को इस बात की हसरत रही कि खुदा ने बुतों को बोलने की कुव्वत क्यों अता नहीं की। शायर का कलम क्या काम करता है? शायर का कलम महबूब के दांतों की हमेशा तारीफ लिखता है। बेटा अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप हैंड रेज करें। कोई भी आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल है तो बताएं। ठीक है, मुबशरा फातिमा आप अनम्यूट करें बेटा, पूछें। मुबशरा फातिमा बेटा आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछें। अनम्यूट करें अपने। मिस आपने जो फर्स्ट शेर का रेफरेंस दिया है अब वो आप दोबारा रिपीट कर दें। बेटा वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये जितने मैंने रेफरेंस बोले हैं आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। मरियम बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मरियम जुल्करनैन अनम्यूट करें अपने। जी बेटा। मरियम बेटा जी बोलें। जी बेटा। एक्सक्यूज मी टीचर, आप
क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 रिपीट कर सकती हैं? जी, क्वेश्चन नंबर, ये सारा आप जैसे ही आप तशरीह पढ़ेंगे ना, खुद ब खुद आपको इसका आंसर आने चाहिए। शायर ने हमेशा किसके पास लिखे? शेर नंबर 2 में इसका आंसर है अपने महबूब के दांतों के, या वही शायरी वाला वर्ड रिपीट कर लें, दंदाने यार के बस लिखे। मैं आराम से बोल देती हूँ, आप आराम आराम से लिख लें दोबारा। शायर की उम्र कैसे बसर हुई? शायर जागता रहा और उसकी किस्मत सोती रही। शायर ने अपने किश्ते सुखन के बारे में क्या कहा है? शायर ने अपने किश्ते सुखन के बारे में कहा है कि वो बेफिक्री में हमेशा सरसब्ज रही। ब्राह्मण को किस बात की हसरत रही? ब्राह्मण को इस बात की हसरत रही कि खुदा ने बुतों को बोलने की कुव्वत क्यों अता नहीं की। थैंक यू टीचर। ठीक है, बिस्मा बेटा आप पूछें। इस्मा, इस्मा बेटा आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? इस्मा आप अस्सलाम वालेकुम अनम्यूट करें। जी बेटा। मिस, पहले पेज पे ये जो इंट्रोडक्शन है उस पे कुछ मुश्किल अल्फाज की समझ नहीं आ रही, वो बता दें प्लीज। बेटा अभी थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दोबारा बता दूंगी। ओके मिस, थैंक यू। ठीक है, वो वैसे भी आपको ना उनके वो अल्फाज इतना याद करने के लिए आपको वो ज़रूरत नहीं, उनके मीनिंग वो उसमें सारी उनकी खूबियाँ ही लिखी हुई हैं। मैं उसका वो रिटन पेज जो है ना, वो उसकी एक कॉपी लगा दूंगी मीनिंग लिख कर, ताकि आप सब लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ठीक है, वीडियो में लगा दूंगी, मीनिंग लिखे ठीक है, होंगे तो आप देख लीजिएगा। अनुषा थैंक यू मिस। बेटा आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम टीचर। टीचर ये मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन आप एक दफ़ा रिपीट कर देंगी? थर्ड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है बोलें। शायर ने अपनी कश्ते सफन के बारे में क्या कहा है? जी बेटा, शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में कहा है कि वो बेफिक्री में हमेशा सरसब्ज रही। ओके। और टीचर जो हमारे फर्स्ट पेज का जो रेफरेंस है उसमें सही तरह एमसीक्यूज और उसकी समझ नहीं आई। फर्स्ट पेज पे जितने भी लाइनें हैं ना, फर्स्ट पेज पे शायर की तारीफ के बारे में, वो जिस तरह भी यस। आपको एमसीक्यू तो कोई भी लाइन उठा के पूछी जा सकती है, आप हर लाइन को एमसीक्यू समझ के पढ़ें। और बाकी उसमें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ शायर के बारे में 2-3 लाइनें आपने याद रखनी है जो आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आपको वो भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से देख लें। चलिए ठीक है, ठीक है टीचर, थैंक यू। ठीक है। बाकी थैंक यू। मीनिंग वो वहाँ से आपको मीनिंग आने नहीं है, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू टीचर। जी, फातिमा इरफान बेटा आप बोलें, आप अनम्यूट करें अपना। एक्सक्यूज मी टीचर, कश्ते सुखन का मायने एक दफा रिपीट किश्ते कर दें। सुखन शायरी की खेती। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा। जी, उमामा बेटा आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी बेटा। टीचर आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 बोले। शायर का कलम क्या काम करता है? दंद क्या काम करता रहा? महबूब की दांतों की तारीफ में मोती पिरोता रहा, हमेशा महबूब की तारीफ करता रहा। थैंक यू टीचर। ओके। मुजम्मिल बेटा आप बोलें, आप अपना अनम्यूट करें। टीचर ये जो लास्ट शेर है इसका फर्स्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? जिंद खां। जन जन खदा हाँ जी। बेटा, महबूब की ठोड़ी, ठोड़ी है इसका मतलब। जैसे आप और ये जो फर्स्ट पेज का सेकंड पैराग्राफ है, जी जी फर्स्ट पेज का सेकंड पैराग्राफ शायर के मुतालिक जो है, जी जी इसके जी बेटा। सेकंड पैराग्राफ के जो आगे लिखा हुआ है, इनकी गजलों में तगजुल की गजल बेशतर गजल खूबियां गोई, हैं। ये गजल गोई, गजल गोई, गजल कहना। ठीक, ठीक है बेटा। ठीक हो गया। उसको बेटा इतना ठीक वो है। आपने सिर्फ एमसीक्यू के लिए तैयार करें, मीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको ना जब मैं वीडियो लेक्चर लगाऊंगी तो उसमें मैं आपके इनके तमाम के मानी लिख कर ना ऊपर लगा दूंगी, फिर वो आप सबको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके टीचर। ठीक है, ओके टीचर। ओके। हमना कमर बेटा आप बोले, आप अपना म्यूट करें। हमना कमर। टीचर अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। टीचर आपने दिल डुबोएगा क्या बताया? दिल डुबोया, दिल डुबो दिया, डूब गया उसमें, मार मिटा, कुर्बान हो गया।
और बेटा नेक्स्ट मिनाइल बाबर। जी मिनाइल बाबर, अनम्यूट करें अपना। बस पैटर्न की और मफहूम की असाइनमेंट बनानी है या फिर सारी तशरीह की असाइनमेंट बनाएंगे? नहीं, सारी तशरीह की असाइनमेंट नहीं बनानी है, आपने सिर्फ पैटर्न और मफहूम रेफरेंस लिखने हैं बस, और बहुत अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। और तशरीह को आपने 2 से 3 मरतबा पढ़ना है ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह सब चीज़ें क्लियर हो जाए। तशरीह को ये पढ़ना ज़रूर है ताकि आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या है, लिखना कैसे है। आप अरबा को मैसेज करें, उसका माइक नहीं लगा होगा। अरवा आप आपको माइक नहीं लगा हुआ आपका, आप माइक लगाएं। ज़ैनब इजाज बेटा आप बोलें। अनम्यूट करें ज़ैनब इजाज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। जी जो शेर नंबर 6 है उसका जो पहला रेफरेंस है पीजा अयांग की तलखी को भी हंस के नासिर, उसमें अयांग का क्या मतलब है? दिन, यानी कि जो वक्त उस पर गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं, वो उसके लिए मुश्किल का वक्त है, यानी कि दिनों की जो वक्त की सख्ती है उसको सह लो, बर्दाश्त कर लो। थैंक यू टीचर। ठीक है नेक्स्ट अनुषा बाबर को कर। अनुषा बाबर बेटा और म्यूट करें अनुषा बाबर। टीचर ये इसका बुक वर्क, जी बेटा। इसका बुक वर्क आपने नहीं करवाया? किसका बुक वर्क? टीचर इसी चैप्टर का। तो आप लोग कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं इससे पहले? वो मैं आपको वीडियो लेक्चर जो लगाऊंगी ना उसमें मैं आपको सारा ये, अभी अगर टाइम बचता है तो मैं करवा देती हूँ, नहीं तो मैं बुक वर्क जो होगा सारा वो लिख के वीडियो लेक्चर के अंदर सारी डिटेल ऊपर लिख कर तो उसकी पिक आप लगा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अरबा बेटा आप अनम्यूट करें, माइक नहीं है आपका। इशाल, इशाल का कर, इशाल बेटा आप अपना अनम्यूट करें। मिस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें बेटा। ब्राह्मण को किस बात की हसरत रही? ब्राह्मण को बातों की हसरत रही कि खुदा ने बुतों को बोलने की कुव्वत क्यों अता नहीं की। ब्राह्मण को इस बात की हसरत रही, इस बात की कि खुदा ने बुतों को बोलने की कुव्वत क्यों अता नहीं की। जी अरबा बेटा आप अनम्यूट करें। अरबा बेटा अनम्यूट करें आप अपना। नेक्स्ट विशाल को थिंक माई नेम अनम्यूट करें बेटा। अरबा को बोल दिए। मिस ये सेकंड क्वेश्चन में किस्मत है कि नसीब? आप पूरा क्वेश्चन बोले। शायर की उम्र कैसे बसर हुई है? हाँ जी, शायर जागता रहा और उसकी उसका नसीब सोता रहा, उसकी किस्मत सोती रही। किस्मत का लफ्ज़ जो शायरी में इस्तेमाल हुआ है ना, शेर में लफ्ज़, वही आपने आंसर में इस्तेमाल करना है और उसका अगर मानी भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अरवा बेटा आप अनम्यूट करें, जल्दी से क्वेश्चन करें। जी जी अरवा, हेलो अरवा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं चलो बेटा, जो नेक्स्ट आपने कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो कल पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।